नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका टाइटल था मटेरियल कॉस्ट। हालांकि इससे जुड़ी हुई पहली क्लास में चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, ये हमारा सेकंड क्लास रहेगा। अगर आप लोग बात करते हैं पहली क्लास की, तो पहली क्लास में मैंने आप सभी के साथ चर्चा किया था ये जो आपके चैप्टर का टाइटल है दैट इज द मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट का अपना मीनिंग क्या होता है, मटेरियल क्या होता है और मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, इस मुद्दे पर मैंने आप सभी के साथ चर्चा की थी। और अगर आप लोग इसके आगे चलते हैं तो हम लोगों ने मटेरियल की क्लासिफिकेशन के ऊपर चर्चा की थी, जहां पे आपका डायरेक्ट मटेरियल का कैटेगरी आ जाता है, फिर आपका इनडायरेक्ट मटेरियल का कैटेगरी आ जाता है। और हमने देखा जब भी आप लोग प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं या किसी भी मटेरियल के प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सबसे जो आपका मैक्सिमम पोर्शन जो रहता है वो मटेरियल को आपका कॉस्ट का रहता है। ऐसे में मटेरियल को कंट्रोल करना अपने आप में काफी अहम और जरूरी हो जाता है। दैट्स व्हाई हम लोगों ने मटेरियल कंट्रोल की डेफिनेशन को समझा और हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास के दरमियान समझा हमें मटेरियल कॉस्ट के कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ती है। और इसके अलावा जब भी आप लोग मटेरियल कंट्रोल की बात करते हैं तो मटेरियल कंट्रोल प्रोसेस के अंदर टोटल 7 स्टेप्स होती है, जहां पर सबसे पहले आप लोग प्लानिंग ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, फिर आप परचेजिंग ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन की बात करते हैं, स्टोरेज एंड स्टोर कीपिंग की बात करते हैं, मटेरियल को इश्यू करते हैं, फिर देखते हैं यूटिलाइजेशन इन प्रोडक्शन, लास्ट एंड फाइनल जो स्टेप रहता है दैट इज द रिकॉर्डिंग एंड द स्टॉक वेरिफिकेशन। इन तमाम स्टेप्स को हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के अपनी पहली क्लास के दरमियान अंडरस्टैंड कर लिया था, समझ लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास नंबर सेकंड रहेगी और सेकंड क्लास में जैसा कि मैंने आपको सभी को बताया, आज की क्लास से आप लोग ये मान के चले मटेरियल कॉस्ट का प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होने वाला है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू होने वाला है। और एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जब भी आप लोग मटेरियल की बात करते हैं तो यहां पर इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूरे चांसेस है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक बड़ा न्यूमेरिकल आने की, यानी कि थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होता है उसके कम चांसेस बनते हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी संभावना किसकी रहती है, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की रहती है। और अगर आप लोग बात करते हैं आगे की क्लासेस की, या मैं कहूं आपके एग्जामिनेशन के अंदर, ये 3 ऐसे टॉपिक रहते हैं जो मटेरियल से हर साल आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। और ये वही टॉपिक है जिनको हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना है अपने अपकमिंग क्लासेस के अंदर। इन तमाम टॉपिक्स को काफी डिटेल में जाकर के, गहराई में जाकर के, डेप्थ में जाकर के अंडरस्टैंड करना है। इन 3 टॉपिक के अंदर आपका पहला टॉपिक रहेगा दैट इज द ईओक्यू, जिसको आप लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। ईओक्यू इसका शॉर्ट एब्रिविएशन रहता है। ईओक्यू का अपना मीनिंग क्या, ईओक्यू का अपना मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके की न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आती है, वो आज की क्लास के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ना दैट इज द लेवल ऑफ इन्वेंटरीज। लेवल ऑफ इन्वेंटरीज से हर साल आपके पेपर के अंदर एक सवाल बन जाता है करीब करीब। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी जो टॉपिक रहेगा दैट इज द स्टोर लेजर। आपको ये 3 टॉपिक अपकमिंग क्लासेस के अंदर मिल जाएंगे जिनको हमें अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर प्रिपेयर करना है। और अगर आप लोग देखेंगे तो अगर आप लोग इन तीनों टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो मोटा मोटा आपका ये चैप्टर निपट जाएगा। और एक चीज की क्लैरिटी मैं आपको दे देता हूं, मटेरियल से जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना, तो आप लोग मान के चले 15 से लेकर के करीब करीब 18 मार्क्स का एक सवाल हर बार यहां से एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। इसका मतलब आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये जरूरी आपका चैप्टर हो जाता है। और स्पेसिफिकली अगर आप लोग इन टॉपिक्स की बात करते हैं तो ये टॉपिक अपने आप में काफी अहम, जरूरी और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक को आपको किसी भी कीमत पे करना है। पहली क्लास आज ईओक्यू पे बेस्ड रहेगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे बेस्ड रहेगी, फिर हम लोग लेवल ऑफ इन्वेंटरीज को पढ़ेंगे, उसके अलावा हम लोग स्टोर लेजर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। तो हम सबसे पहले इसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, सर ये जो आपका ईओक्यू है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, इसका अपना मीनिंग क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा हम किस चैप्टर के ऊपर कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आपके चैप्टर मटेरियल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मटेरियल मंगवाया जाता है, ठीक है, जब आप क्या करते हो, मटेरियल को किसी ना किसी प्लेस से, किसी ना किसी जगह से माल तो मंगवाओगे, तो मटेरियल को आप लोग ऑर्डर करते हो और ऑर्डर करने की अपनी एक कॉस्ट होती है, ठीक है। यानी जब भी आप लोगों को मटेरियल चाहिए तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जिसको आप लोग क्या कहते हो माय डियर फ्रेंड्स, जिसको हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। ये आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना है। और आप अगर ध्यान देंगे, ऑर्डर होने के बाद जब मटेरियल आपके पास पहुंच जाता है, आपके डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाता है, तो मटेरियल को हमें केयर करना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है, जिसको आप लोग कहते हो कैरिंग कॉस्ट। यानी कि आप लोग सेकंड कॉस्ट का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज द कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, एक आपकी कौन सी कॉस्ट हो गई है, एक आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई है जो मटेरियल कॉस्ट से जुड़ी हुई है, एक आपकी कैरिंग कॉस्ट हो गई है, ठीक है। ये दोनों कॉस्ट जिम्मेदार होती है ईओक्यू के अंदर, माने जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब नाम से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग ईओक्यू की बात करते हैं, देखिए दो कॉस्ट कौन कौन सी रहेंगी ये तो मैंने आपको बता दिया, यानी कि एक ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगा, एक आपका कैरिंग कॉस्ट रहेगा। अब आपको ध्यान देना है ईओक्यू की डेफिनेशन के अंदर, अगर आप लोग लास्ट में देखेंगे ईओक्यू के अंदर, अगर आप लोग क्यू की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये आपका क्वांटिटी होता है। तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपने आप में आपके मटेरियल की क्वांटिटी से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट टर्म रहने वाली है। अगर आप लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप लोग ये समझ लीजिएगा, आपको एक ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है जो स्पेसिफिकली मिनिमम कॉस्ट पे आप लोगों को पड़े। समझ में आया? एक ऐसी क्वांटिटी जो ना तो वेस्टेज हो, यानी कि ना तो शॉर्टेज हो, जिसका ना ओवर स्टॉकिंग हो, एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा स्टेज, एक ऐसी आप लोग कह सकते हैं क्वांटिटी जिसमें ना तो आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगा, ना आपको ओवर स्टॉकिंग देखने को मिलेगा, और जो मटेरियल, जो क्वांटिटी आप लोग मंगवाए ना, वो फेयर प्राइस के ऊपर, मिनिमम कॉस्ट के ऊपर हो, जो ये आपका क्या कहलाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है। समझ में आया? तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल। मैंने बताया ना, ये अपने आप में क्या होती है, किसी भी मटेरियल की वो क्वांटिटी होती है दैट शुड बी ऑर्डर्ड ईच टाइम, सो दैट, जिसको हम लोग हर समय क्या करें, ऑर्डर करें, ताकि हमें जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है ना, वो क्या मिल सके, मिनिमम मिल सके। समझ में आया? तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपको मिनिमम मंगवानी है। और याद रखिएगा, जब भी आप लोग इस क्वांटिटी को ऑर्डर करेंगे तो सबसे पहले ना तो आपके पास क्या होना चाहिए, शॉर्टेज होना चाहिए। शॉर्टेज का मतलब कमी नहीं होनी चाहिए आपके पास, किसकी, इन्वेंट्री की या मटेरियल की। ना ही आपके पास क्या होना चाहिए, ओवर स्टॉकिंग होना चाहिए। क्लियर है? ये भी आपको ध्यान में रखना है, ना तो आप माल ज्यादा मंगवाए, ना ही आप लोग कम मंगवाए। समझ में आया? और एक सही क्वांटिटी जब आप लोग मंगवाते हैं, और वो भी मिनिमम प्राइसिंग के ऊपर, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के ऊपर, तो जो वो आपका पर्टिकुलर जो कॉस्ट होता है ना, ये जो आपका पर्टिकुलर क्वांटिटी होता है, उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किसको बैलेंस किया जाता है, आप लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को क्या करते हो, बैलेंस करने की कोशिश करते हो, और कैरिंग कॉस्ट को आप लोग होल्डिंग कॉस्ट के नाम से भी जानते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोग ईओक्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो ना, तो बैलेंस का मतलब सीधा सीधा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ये लेके चल सकते हैं, सर अगर आप लोग बैलेंस की बात करते हैं तो आप लोग सीधा सीधा मतलब ये लेके चल सकते हैं, जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगा, ठीक है, आप लोग क्या कह रहे हैं, आपका जो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगा वो किसको इक्वेट करने वाला है, वो आपका कैरिंग कॉस्ट, या आप लोग क्या कह सकते हैं, होल्डिंग कॉस्ट को इक्वेट करने वाला है। क्लियर? तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इन दोनों बातों का ख्याल रखना है कि सर जब भी हम लोग
ईओक्यू को कैलकुलेट करेंगे ना, तो जो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो हमारा होल्डिंग कॉस्ट है वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और जब भी आप लोग ईओक्यू की बात करेंगे तो हमें उस क्वांटिटी को ऑर्डर करना है जिसके ऊपर आप लोग क्या देखेंगे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या देखने को मिलती है, मिनिमम देखने को मिलती है। और एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर ना तो हमारे पास आपका मटेरियल है वो कम पड़े, ना ही ज्यादा ओवरस्टॉक हो, या ओवरस्टॉक से भी बचना है, ठीक है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके इक्वल होता है, होल्डिंग कॉस्ट के अंदर इक्वल होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ईओक्यू के अंदर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर दो तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई। एक तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, एक आपका होल्डिंग कॉस्ट हो गया है। अब हम फटाफट से इसी चीज को, इसी मुद्दे को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर जो अलग अलग टाइप की कॉस्ट, दो तरीके की कॉस्ट है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एक आपका क्या है, दैट इज द होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। इनका अपना मीनिंग क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, और इनके अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, और ये चीज एग्जैक्टली किस तरीके से इंपैक्ट डालती है, तीन पैरामीटर पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड द रिसीविंग ए ऑर्डर। समझ में आया? आपको क्या करना है, आपको एक ऑर्डर प्लेस करना। देखिए आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, एक ऑर्डर सबसे पहले क्या करना है, प्लेस करना है, ठीक है। और प्लेस करने के बाद आपको ऑर्डर को क्या करना है, आपको रिसीव भी करना है। और जब आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर को प्लेस करते हैं, रिसीव करते हैं, तो आप इसके लिए एक कॉस्ट अदा करते हैं, एक अमाउंट पे करते हैं, एक पैसा पे करते हैं। वो क्या कहलाती है, वो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट कहलाती है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, अगर आपने कोई पेपर वर्क किया है तो उसके अंदर जो कॉस्ट आया वो ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर आएगा। ट्रांसपोर्ट का जो भी पैसा लगता है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर आएगा। अच्छा, इंस्पेक्शन का जो भी पैसा लगता है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर आएगा। आपने फोन कॉल किया या जी ईमेल का जो भी एक्सपेंस आएगा वो किसके अंदर आता है, वो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर आता है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग ज्यादा ऑर्डर प्लेस करते हैं इसका मतलब आपका ज्यादा हायर ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगा। मतलब बार बार अगर आप लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे ना तो ऑब्वियस ही बात है, खर्चा भी आपका ज्यादा होने वाला, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर को प्लेस करने के लिए और रिसीव करने के लिए जो भी पैसा लगता है, जो भी कॉस्ट लगता है, वो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। कुछ कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देखे। सेकेंडली अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं दैट इज द कैरिंग कॉस्ट, या जिसको क्या कहते हो आप लोग, होल्डिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे जो भी आपने मटेरियल मंगवा लिया, जो भी आपने स्टॉक मंगवा लिया है, इस मटेरियल को माय डियर फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। और स्टोर करने के लिए जो खर्चा लगता है ना वो उसकी कैरिंग कॉस्ट कहलाता है या होल्डिंग कॉस्ट कहलाता है। माने कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग इन्वेंट्री। समझ में आया? कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग इन्वेंट्री, आपको इन्वेंट्री को क्या करके चलना है, आपको मटेरियल को क्या करके चलना है, आपको स्टोर करके चलना है। और उसके ऊपर जो खर्चा आएगा ना वो क्या कहलाता है, वो आपका कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट कहलाता है। जैसे आपने वेयर हाउस का रेंट पे किया, यानी कि जहां पे सामान रखा, माल रखा, उसका रेंट पे किया, आपने इंश्योरेंस का पैसा पे किया, आपने स्पॉइलेज का पैसा पे किया, आपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया। ये तमाम तरीके के खर्चे किस कैटेगरी में आते हैं, होल्डिंग कॉस्ट या एक कैरिंग कॉस्ट के अंदर आते हैं। और अगर आप लोग ज्यादा स्टॉक एक बार मंगवा लेते हैं तो आपका कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है। भाई ज्यादा जगह चाहिएगा, ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कैरिंग कॉस्ट अगर आपका बढ़ेगा, अगर आप लोग क्या मंगवाएंगे, ज्यादा स्टॉक मंगवाएंगे। और अगर आप लोग नंबर ऑफ टाइम्स ऑर्डर रिपीट करते हैं, अगर आप लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट को बढ़ा देते हैं तो आपका यहाँ पे आपका ऑर्डर बढ़ेगा तो आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दो तरीके के कॉस्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। जब भी न्यूमेरिकल मिलेगा तो यही दो कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक कॉस्ट क्या कहलाता है, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, और दूसरा क्या कहलाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, या आप लोग सेटअप कॉस्ट के नाम से इसको जानते हो। आई होप की चीजें आपको क्लियर रही होंगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग समझ में आया आपने, और आपने समझा जो भी ईओक्यू के अंदर जो भी टाइप ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, फर्स्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेकंड क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट होता है। अगर आप लोग इन बातों को समझ लेते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ईओक्यू का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। मैंने बताया आप
आपको शॉर्टेज ऑफ स्टॉक से या मटेरियल से या इन्वेंट्री से बचाव करना है, दूसरा ओवर स्टॉकिंग से बचना है। और मैंने बताया यहाँ पे होगा क्या, आपका जो टोटल कॉस्ट आएगा ना वो किस कॉस्ट पे आएगा, मिनिमम कॉस्ट पे आएगा। प्लस में मैंने बताया ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना वो किसके इक्वल होएगा, आपकी कैरिंग कॉस्ट के इक्वल होएगा। ये आपका स्टार पॉइंट रहने वाला है, डेरिवेशन के अंदर भी हम लोग इसका यूज करेंगे। याद रखिएगा ईओक्यू के अंदर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके इक्वल होता है, कैरिंग कॉस्ट के इक्वल होता है। बहुत बेसिक सी बात है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यस मैं आपको पहले ही बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेशन या जब भी आप लोग ईओक्यू की बात करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसका जो डेरिवेशन होता है ना वो 3 कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक आपका ए होता है, एक आपका ओ होता है, एक आपका सी होता है। ए का मतलब होता है आपका एनुअल डिमांड कितना होता है, पूरी साल में आपको कितनी जरूरत होती है। तो ये क्या हो गया, ये आपका एनुअल डिमांड हो गया है। काफी किताबों में अलग अलग तरीके से इसको लिखा जाता है, हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ओ का मतलब आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया है, और सी का मतलब माय डियर फ्रेंड्स आपका कैरिंग कॉस्ट हो गया है। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया है, एक क्या हो गया आपका कैरिंग कॉस्ट हो गया है। और अगर आप लोग फाइनल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अभी मैं आपको सिखाऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आया, लेकिन आपको याद रखना है सर ईओक्यू जब भी आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है 2 मल्टीप्लाई बाई एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई में ओ, और अगर आप लोग नीचे किससे डिवाइड कर देते हैं, सी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन जाता है किसके लिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 2AO अपॉन में सी। ए का मतलब एनुअल डिमांड होता है, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, और सी का मतलब क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट होता है। और कई बार एक चीज और मैं आपको साथ साथ बता देता हूं ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब भी आप लोग माय डियर फ्रेंड्स बेसिकली अपने ईओक्यू की बात करते हैं तो कई बार हमें ग्राफ बनाने की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं ताकि जब मैं आपके सामने विजुअल रखूं ना तो आप लोग बड़े प्यार से चीजों को आसानी से समझ पाए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ के अंदर आपकी 2 एक्सिस होती हैं, आप सभी ने ऑब्वियस सी बात है पढ़ा होगा अपनी क्लास 10th 11th 12th के दरमियान। 2 एक्सिस हो गई है, एक एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है, एक आपकी वाई एक्सिस कहलाती है। ये वाली जो एक्सिस है यहाँ पर आप लोग रीऑर्डरिंग कॉस्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप लोग, रीऑर्डरिंग कॉस्ट लिखते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे क्या जाता है, आपका रीऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाता है, और यहाँ पे आप लोग आपका एनुअल डिमांड लिखते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एक क्या होएगा आपका एनुअल डिमांड होएगा, एक आपका रीऑर्डरिंग कॉस्ट होएगा। एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, सर यहाँ पे 3 करो आप लोग लेके चलते हैं जब भी इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं आप लोग ऐसे, ये वाली जो कॉस्ट है ना जो स्ट्रेट लाइन में आपको दिखी है, इसको आप लोग माय डियर फ्रेंड्स किस नाम से जानते हो, इसको आप लोग होल्डिंग कॉस्ट के नाम से जानते हो, ठीक है। ये क्या हो गया है आपका होल्डिंग कॉस्ट हो गया है। होल्डिंग को क्या बोलते हो आप लोग, कैरिंग कॉस्ट के नाम से भी जानते हो। तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया, होल्डिंग कॉस्ट बोल दीजिए, या आप लोग क्या कह सकते हैं, कैरिंग कॉस्ट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो सके माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे ना, अगर आप लोग यहाँ पे, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि हम लोग यस विजुअल्स को अलग कर सकें, तो यहाँ पे एक ग्राफ आपको ऐसा भी दिखता है। ये जो आपको ये वाली जो लाइन दिखी है ना, ये तो आपकी होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट हो गई है, ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई है। ये क्या हो गई है, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। तो आप लोग इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्लियर है। और एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, जहां पर ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका कट करता है, आपका होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटरसेक्ट करता है, यानी इस पे दोनों चीजें इक्वल हो गई हैं, और यही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है। इसको आपको अपने ख्याल में रखना है। और अगर आप लोग एक चीज को ध्यान से नोटिस करेंगे ना, तो सर आप लोग पाएंगे यहाँ पे आपका होल्डिंग कॉस्ट और जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, जहां पे इंटरसेक्ट करता है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं आपकी किसकी कर्व आएगी, दिस इज द टोटल कॉस्ट। इसको आप लोग किस नाम से जानते हो, इसको आप लोग टोटल कॉस्ट के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो, टोटल कॉस्ट के नाम से जानते हो। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका पॉइंट
पॉइंट बन गया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया ना, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, मान लीजिए ए अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोला जाता है। समझ में आया? तो ये आपका बेसिक फंडा रहेगा, ये वाला आपका एक्सप्रेशन रहेगा, आपको याद रखना है। √2a ओपन में c रहता है। अभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी आएंगे, लेकिन पहले आप लोग समझे। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सर सेकंड क्लास के अंदर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करेंगे, इसका अपना एक मायना, मीनिंग और अर्थ होता है। और हमने देखा यहाँ पे दो तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व होंगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट रहेगा, ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव को पढ़ा, ऑब्जेक्टिव के साथ इसके फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर लिया, इसके ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लिया, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये ब्लैक कलर वाली कॉस्ट कौन सी है, आपकी होल्डिंग कॉस्ट है। रेड कलर पे क्या है, टोटल कॉस्ट है। ये नीचे वाली ब्लू कलर वाली क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। यहाँ पे आपने एनुअल कॉस्ट ए लिया है, यहाँ पे आपने रीऑर्डरिंग क्वांटिटी लिया। सॉरी एक मिस्टेक मैंने कर दिया, आई थिंक यहाँ पे मैंने कॉस्ट लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा। इट्स बाय मिस्टेक, यहाँ पे क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्वांटिटी आएगा, मैंने गलती से लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका क्वांटिटी आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट थोड़ी ना, कॉस्ट तो रिजल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी आएगा। यहाँ पे सेम ग्राफ है, जहाँ पे ये कट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोला जाता है। ये वही पॉइंट है जहां पे आप लोगों ने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा सर हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, वो किसके इक्वल आ जाता है, वो हमारा केयरिंग कॉस्ट के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है अभी ये किसके इक्वल हो जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द केयरिंग कॉस्ट। ठीक है, और ये सेम फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे एनुअल डिमांड हो गया है, एनुअल डिमांड यूनिट्स के अंदर होता है। ठीक है, अगर ये है किसी किताब के अंदर, इसको किसी और अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी में एस से किया जाता है, किसी में डी से किया जाता है डिमांड को। ठीक है ना, मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट को ओ से, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर है। याद रखिएगा, ये अमाउंट में होता है और ये आपका यूनिट्स में होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये सारी चीजें आपके दिलो दिमाग और जहन में होनी चाहिए। अब काफी अहम, जरूरी और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जिसके बिहाफ पे मैं आपको सारी चीजें कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर अगर आपको निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर आपको निकालने हैं। अब अगर आप लोग थोड़ा सा टेक्निकली सोचते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स में आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने, सबसे पहले मैं कहूंगा सर मेरी कंपनी को है ना एनुअल की कितनी डिमांड है। एनुअल डिमांड अगर आप लोग लिखते हैं, जैसे अगर आप सबसे पहले ए लिख देते हैं, ए का मतलब क्या होता है, आपका एनुअल डिमांड होता है, मतलब मेरे को पूरे साल में कितना माल चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मेरे को पूरे साल में, आप लोग मान के चले, मेरे को 10,000 यूनिट चाहिए। मेरे को कितनी यूनिट चाहिए, 10,000 यूनिट चाहिए। बेसिक सा फंडा लेके चल रहा हूँ, पूरी साल की बात हो रही है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोला गया है, एनुअल डिमांड बोला गया। दूसरा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ईओक्यू का मतलब क्या था, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वो मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पे आना चाहिए। यानी कि ईओक्यू का अगर आप लोग फंडा रखते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो मैं मान लेता हूं मैं एक टाइम में 1000 ऑर्डर बुला सकता हूं, 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं। अगर 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करता हूं तो मेरे को मिनिमम कॉस्ट पड़ता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए, देखिए हमें पूरी साल में जरूरत कितने की है, 10,000 यूनिट्स की जरूरत है। एक बार में ईओ क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना करवा सकते हैं, यानी कि फेयर प्राइसिंग 1000 यूनिट्स तक रहेगा। तो मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप लोग निकालो, कितने निकालो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आप लोग निकालते हैं तो पर ईयर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और मैं किसकी बात कर रहा हूं, पर ईयर की बात कर रहा हूं। तो सर मेरे को कितने की जरूरत है, मेरे को 10,000 यूनिट्स की जरूरत है, एक बार में 1000 यूनिट्स मंगा सकता हूं, तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, मैं 10 बार ऑर्डर प्लेस करूंगा, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी एनुअल डिमांड को किससे डिवाइड कर दिया है, ईओक्यू से डिवाइड कर दिया है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया है, और यही फॉर्मूला आपको याद भी करना है। समझ में आया, क्लियर हुई ये बात। नंबर ऑफ ऑर्डर अगर आप लोग यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं तो आपको कितना आंसर मिलेगा, यहाँ पे आपको 10 आंसर मिलेगा। यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर आपका कैसे निकला, सर हमने एनुअल डिमांड को किससे डिवाइड कर दिया है, ईओक्यू से डिवाइड कर दिया है। और याद रखिएगा ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए। ठीक है, और एक ऑर्डर को प्लेस करने में आपको मान लीजिए 10 रुपया लगा है, और मैं कहूं आपको टोटल पूरी साल में कितना पैसा लगेगा, तो ये आपका एक ऑर्डर आ गया, एक आपको 10 बार मान लीजिए ऑर्डर प्लेस करने हैं, और इसको अगर आप लोग एक टाइम के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या निकल के आ
जाएगा आपका जो आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आप सभी देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डरिंग पर ईयर, यानी कि आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं पर ईयर। तो मैं क्या कह सकता हूं सर, एनुअल डिमांड को अगर आप लोग EOQ से डिवाइड कर देते हैं तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते करेंगे, लेकिन अभी आप फॉर्मूला याद कीजिए। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा, आपने क्या किया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लिए। क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लिए हैं और ऑर्डरिंग कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम लोग फटाफट से कैलकुलेशन भी कर पाए। लेट अस से एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूं मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले मान लेता हूं मेरे को जरूरत है, मान लीजिए 2 लाख यूनिट्स की। मेरे को कितने की जरूरत है, 2 लाख यूनिट्स की जरूरत है, जिसको मेरे को पूरे साल में मंगवाना है। दैट्स व्हाई ये मेरा क्या हो गया है, एनुअल डिमांड हो गया है। और अगर आप लोग EOQ की बात करते हैं, एक सेफ जो मेरे लिए बात मानी जाती है वो मेरे लिए मानी जाती है, अगर मैं 2000 यूनिट्स एक बार में मंगवाता हूं ना, तो 2000 यूनिट्स मेरे लिए बेस्ट मानी जाती है। माने 2000 यूनिट्स मेरे को मिनिमम कॉस्ट पे पड़ती है। अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, मेरे को 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर निकालने हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं कि सर मेरे को कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे इन अ ईयर या पर ईयर, व्हाटएवर यू कैन राइट। ठीक है ना, तो मेरे को एक साल में कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। प्लस में बी में मेरे को क्या निकालना है, मेरे को टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है। मेरे को क्या निकालनी है, मेरे को निकालनी है टोटल कितना ऑर्डर करना, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मेरे को क्या निकालना है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है। और याद रखिएगा कॉस्ट पर ऑर्डर मेरे को दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज और दी हुई है, दैट इज द कॉस्ट पर ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या गिवन है, कॉस्ट पर ऑर्डर। अगर आप लोग देखेंगे, यानी कि मैं एक बार में ऑर्डर करता हूं तो मेरे को कॉस्ट का कितना रुपया पे करना पड़ता है, 100 रुपया पे करना पड़ता है। अब सवाल आपको समझ में आ गया है, अब आपको क्लैरिटी होगा। देखिएगा यहाँ पे अगर आप लोग क्या निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को निकालना चाहते हैं, तो सर हम क्या निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स का मतलब कैसा है, हमें पूरी साल के अंदर कितना माल चाहिए, मेरे को कितनी यूनिट चाहिए, 2 लाख यूनिट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एनुअल डिमांड को EOQ से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे। एनुअल डिमांड कितना है मेरा, 2 लाख रुपए का है, सॉरी 2 लाख यूनिट्स का है। और मेरे को डिवाइड कितने से करना है, EOQ से। EOQ कितना आ रहा है आपका, 2000 यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको कैंसिल कर देंगे, कट जाएगा, कितने पे आएगा, 100 पे आएगा। ठीक है, यानी आप लोग कह सकते हैं एक साल में आपको कितने ऑर्डर करने हैं, 100 ऑर्डर करने हैं। अब मैं कहूंगा इन 100 ऑर्डर के लिए टोटल कॉस्ट कितना बनता है, 100 ऑर्डर के लिए टोटल कॉस्ट कितना बनता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। माने एक साल में मेरे को कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं और मेरे को कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, कॉस्ट पर ऑर्डर या ऑर्डरिंग कॉस्ट, आप लोग क्या कह सकते हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आप लोग नंबर ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करते हैं, तो मेरे को 100 ऑर्डर प्लेस करने हैं। एक ऑर्डर पे मेरा कॉस्ट कितना आता है, 100 रुपए आता है। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, 40, यानी कि आपका कितना हो गया, 10,000 रुपया मेरे को टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट लगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें हमने समझी। एक तो हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि सर नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है तो एनुअल डिमांड को EOQ से डिवाइड कर देंगे। फिर हमने पढ़ा सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं निकालना, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स को ऑर्डरिंग कॉस्ट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब अगर आप लोग तीसरे की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डरिंग पर ईयर, ये थोड़ा सा शायद नंबर ऑफ ऑर्डरिंग पर ईयर नहीं है, ये आप अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं आएगा, ये आएगा आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट। आप लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा, प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग आपका कैरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं। कौन सा कैरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं, टोटल। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, टोटल कैरिंग कॉस्ट के लिए आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेके चलना है, उसका एवरेज ले लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और कैरिंग कॉस्ट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि जब भी आप लोग
टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को 2 से डिवाइड करना है, कैरिंग कॉस्ट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आपको टोटल कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। तो तीनों चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको क्लियर हुआ हो, आई थिंक मैंने यहाँ पे बताया था, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके इक्वल होता है, आपकी कैरिंग कॉस्ट के इक्वल होता है। अगर आप लोग किसकी बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग स्पेसिफिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं सर हमारा जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कह सकते हो आपका जो टोटल ऑर्डरिंग, क्या कहते हो आप लोग, और जो आपका टोटल, मिस स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका क्या आ जाएगा, ये आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। और अभी अभी आपने अगर इन दोनों के फॉर्मूले को पढ़ लिया तो बहुत ऑब्वियस है, आप लोग इनको लिख पाएंगे। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था सर, हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर निकालने हैं। अगर आपको अभी याद हो तो अभी अभी मैंने क्या बताया, आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट कर लेने हैं, पर ईयर की मैं बात कर रहा हूं। और मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं इसको ओ से लिख रहा हूं, या मैं पहले लिख देता हूं, ओ से रिप्रेजेंट कर दूंगा। मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया है। और अगर आपने टोटल कैरिंग कॉस्ट की बात की तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को एवरेज ले लेंगे और आप लोगों को कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने सी का मतलब क्या लिया है, मैंने सी का मतलब आपका कैरिंग कॉस्ट लिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सी का मतलब क्या है, कैरिंग कॉस्ट है। और अगर आप लोग ओ की बात करते हैं तो सर आपका क्या है, ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक आपका कैरिंग कॉस्ट होता है, एक आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को निकालने के लिए पर ईयर हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। एनुअल डिमांड को आप लोग EOQ से क्या करा देते हैं, डिवाइड करा देते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट को आपने किससे लिखा, ओ से लिखा, और यहाँ पे क्या आ गया, आपका EOQ आ गया है, और डिवाइड में कितना है, 2 है, और मल्टीप्लाई में कितना है, आपका कैरिंग कॉस्ट है। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये डिवाइड वाली टर्म इधर आएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, 2AO हो जाएगा। और अगर आप लोग देखेंगे डिवाइड वाली टर्म इधर आएगी तो मल्टीप्लाई में, तो एक EOQ ये था, एक ये था, 2 बार आ गया, तो आप लोग क्या कहेंगे, EOQ का क्या हो गया, आपका होल स्क्वायर हो गया है, और साथ में आपके पास क्या है, कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, देखिए 2 यहाँ पे आया, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इधर आ गया, मल्टीप्लाई में। बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आपकी जान है पूरे के पूरे डेरिवेशन की, समझ में आया, ये जो इक्वेशन है ये पूरे के पूरे डेरिवेशन की जान रहने वाली है। अब देखिए आपने क्या निकाला, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूं। आपने निकाला सर EOQ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द, आपके पास क्या आ गया है, 2AO आ गया है। ठीक है, यानी कि एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई में ऑर्डरिंग कॉस्ट ही मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी आप लोग क्या कह सकते हो, EOQ का होल स्क्वायर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू द 2AO, डिवाइड में क्या आ गया, आपका कैरिंग कॉस्ट आ गया है, और जो स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो EOQ इज इक्वल टू द, आप लोग क्या कह सकते हैं, अंडर रूट 2AO, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में N1 डिवाइड मल्टीप्लाई में ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन में क्या आ गया, C आ गया। अब याद कीजिए, क्या यही फॉर्मूला मैंने आपको इनिशियल लेवल पे पढ़ाया था, अब समझ में आया कैसे निकला है, ये वो सेम स्टेटमेंट है, सेम डेरिवेशन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो बड़े प्यार से इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को टैकल कर पाएंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे क्लैरिटी मिला, ये सेम फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि सर यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, रिपीट करना चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। सर हमें क्या करना है, हमें बेसिक सा कैलकुलेशन करना है, जो आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको इक्वल करना है टोटल कैरिंग कॉस्ट से। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई डिवाइड में EOQ होता है, और मल्टीप्लाई में आप लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट लेके चलते हैं। टोटल कैरिंग कॉस्ट के अंदर आप लोग EOQ का एवरेज लेके चलते हैं, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, कैरिंग कॉस्ट से करते हैं। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, यानी 2AO इज इक्वल टू द EOQ का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कितना है, आपका C है, C इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी आप लोग कह सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई में ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन में C। अगर आप लोग स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू द 2 मल्टीप्लाई में एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई में ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन में कितना आ जाएगा,
जाएगा सी। देखिए बिल्कुल बेसिक सा डेरिवेशन है, समझ में आया। तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी भी होगा, और ऐसा नहीं है कि चीजें डिफिकल्ट रहेंगी, चीजें आसान रहेंगी। मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की है आपको चीजें आसान तरीके से समझाने की, ताकि आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको काफी हद तक इस चीज का एक मालूमात भी हासिल हुआ होगा कि सर ये ईओक्यू का पूरा लफड़ा क्या रहता है। हालांकि हम लोग इसके ऊपर मल्टीपल्स न्यूमेरिकल्स लेके आने वाले हैं, आपके पीवाईक्यूज को भी लेके आएंगे, ताकि हम जब इनको प्रैक्टिस करें ना तो हमें क्लैरिटी हो और हम समझ पाए कि क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्रोच लेना है और किस तरीके से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को टैकल करना है और उसके आंसर तक क्वेश्चन को पहुंचाना है। समझ में आया? आई होप की चीजें क्लियर रही होंगी। ये डेरिवेशन था, डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नहीं, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ फाइनल डिस्कशन हम लोग करेंगे, अजम्पशन ऑफ द ईओक्यू मॉडल। माने जब भी आप लोग ईओक्यू मॉडल को इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ अजम्पशन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं हमारा जो डिमांड है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमारा डिमांड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब कांस्टेंट केवल डिमांड नहीं रहता है, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कांस्टेंट रहता है, हमारा कैरिंग कॉस्ट भी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और हम लोग ये मान के चलते हैं नो शॉर्टेज अलाउड, यहाँ पे क्या नहीं होती, कोई भी शॉर्टेज अलाउड नहीं होती है। एंड लीड टाइम क्या होता है, नोन होता है। और प्राइस पर यूनिट रिमेन सेम, प्राइस पर यूनिट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, आई होप की चीजें यहां तक क्लियर रही होंगी। और इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इनिशियल लेवल पे हम लोग कहां पे डिस्कशन करेंगे, हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को आज की क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, इसके बाद लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग स्टोर लेजर को पढ़ने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं सर ईओक्यू का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, क्या आया है आपका √2AO और अपोन में क्या आ गया आपका सी आ गया है। एक तो फॉर्मूला ये आया, प्लस में आपने क्या निकाला है, आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना सीखा। क्या निकाला, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा सर, हमें क्या करना है, हमें एनुअल डिमांड को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई में ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके अलावा तीसरी चीज जो हमने सीखी वो क्या सीखी है सर, हमने टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालना सीखा है। क्या निकालना सीखा है, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालना सीखा है। उसके लिए हमें क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एवरेज ले लेना है, मल्टीप्लाई में कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। एक और चीज जो हमने सीखी दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स को निकालना। क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर की मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। तो पर ईयर के लिए ऑर्डर्स कैसे निकाले जाते हैं, एनुअल डिमांड को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लेक्चर आप लोग सेकंड मान लीजिए, क्लास सेकंड है ना, अभी अभी हमने पढ़ा, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ क्लास सेकंड है, जो किससे जुड़ा हुआ था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से जुड़ा हुआ था। क्लास 3 आएगा जो किससे जुड़ा हुआ रहेगा, इसके प्रैक्टिकल पोर्शन से जुड़ा हुआ रहेगा। पीवाईक्यूज करा दूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हमें पता चले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैसे टैकल करना। ठीक है, आई होप की चीजें क्लियर रही होंगी। और ये जो क्लास नंबर सेकंड है ये आपको पसंद आया होगा, जो कि आपके मटेरियल कोर्स से जुड़ा हुआ है और आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया, वीडियो यूजफुल लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।